Let us begin the making of global world. Before I begin the chapter with notes or NCRT, let me tell you, ये जो chapter है, this is also related to our economics chapter, globalization. In another way, the making of a global world history is a prequel and globalization is the sequel. मूवीज देखते हो ना आप लोग, कल्कि का सेकेंड अवतार आएगा, सीक्वल आएगा, तो दिस इज प्रीक्वल। और वो जो ग्लोबलाइजेशन जो हमारा चैप्टर है वो हमारा सीक्वल है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हो ना तो यू एंड में लिखा भी हुआ है, इवन एट द एंड इट इज रिटन। जो एक वर्ड, इफ यू आर वॉचिंग ऑन दिस ग्लोबल वर्ल्ड, तो सबसे पहले तो बच्चा अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबल वर्ल्ड। क्या क्या क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। तो ग्लोबल का मतलब हो गया जहां वी आर ऑल नाउ इंटरकनेक्टेड, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। वेदर वी आर हैविंग दी सर्विसेज गुड्स, या वी आर मूविंग द मनी और पीपल। आज एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो एक्सचेंज है, दैट इज वेरी इजी, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल हम बोल रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोसेस। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है। तो दिस वर्ल्ड जो है, इट वाज इंटरकनेक्टेड थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, कल्चर। अब हम उसको ग्लोबलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। तो जो हमारा पहला आता है वो है कि इवन बिफोर एनीथिंग वाज देयर द ट्रेड। ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट नोट इट डाउन साइड बाय साइड, इट इज अ वन मार्कर क्वेश्चन। व्हाट इज सिल्क रूट? तो सिल्क, हम चाइना जो है, इट इज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क। और वैसे भी कहा जाता कि सिल्क वाज बेसिकली डिस्कवर्ड इन चाइना। तो चाइना से आपके वेस्ट की तरफ, दैट इज टूवर्ड्स ईरान, इराक, यहाँ पर आपका सिल्क जो है, इट यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड। और आज का जो हमारा लद्दाख है, अफगानिस्तान है, ये वाला जो पूरा रूट होता था, दैट वाज कॉल्ड एज अ सिल्क रूट। इवन अभी भी हम उसको सिल्क रूट बोलते हैं। तो देर वर मेनी सिल्क रूट्स and they existed before the Christian era and even after 50. Why it is called as Silk Route? Because silk was transported through this route. Not only silk, Chinese potteries, ये भी जाते थे। फिर गुड गोल्ड, सिल्वर, ऑफ कोर्स इसी रूट के थ्रू लोग आते थे, जाते थे। सो इवन द आइडियाज ऑफ रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, ये भी ट्रांसफर हुआ था। सबसे बड़ी चीज जो आज हम सबके लिए है, मतलब ऑल ऑफ यू आर वेरी, आई नो एवरी वन इज फॉन्ड ऑफ नूडल्स, चाउमीन, इन एनी वन ऑफ द रीजन। लाइक हम लोग पास्ता बोलते हैं, पास्ता के अंदर भी देर इज अ पेने पास्ता एक होता है, दूसरा वाला होता है। तो ये जो सारे फूड आइटम्स है, दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, नूडल्स ट्रैवल फ्रॉम चाइना टू डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज वाई हम उसको चाइनीज नूडल्स बोलते हैं। इवन एक तरफ से जो हमारा सेवैया है, द वन विच वी मेक विद द सूजी, वो भी आपका लोकल फॉर्म ऑफ नूडल है। स्पेगेटी, जैसे मैंने आपको बोला, इट्स इटालियन फॉर्म ऑफ नूडल्स। उसके अलावा पोटैटो, चिलीज, टोमेटो, मेज और मेनी अदर काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स ऑल्सो था। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, ये आपका टू मार्कर में आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। इस सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आयरिश फेमाइन? और ये आएगा टू मार्कर या थ्री में ही आएगा। तो एक टाइम ऐसा था, बिकॉज पोटैटोज आपकी ट्रांसफर हुए थे फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो यूरोप के अंदर, स्पेसिफिकली इन आयरलैंड, आपका आयरलैंड के अंदर, वहां पे जो पोटैटोज थे उनको इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट दे फेल्ट इज कि पोटैटो से वो लोग जो है, दे आर एबल टू ईट इट मोर एंड दे आर एबल, मतलब उनका मानना था कि दे आर एबल टू लिव लॉन्ग। एंड एक बार ऐसा हुआ कि वहां पर फेमाइन पड़ गया, सूखा पड़ गया।
एंड उस वक्त में अराउंड, that is around mid 1840, hundreds of thousand people died due to lack of potato. Can you imagine? आलू के पौधे खराब हो गए थे, इसलिए लोग मर गए थे, एंड दैट इज कॉल्ड एज आयरिश फेमाइन। जो ये वाला लिखा हुआ है ना, दिस एंटायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको लर्न करोगे तो ये लर्न करना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, या व्हाट इज आयरिश फेमाइन, ये पूरा आंसर आपका आएगा, चाहे 2 में आए या 3 मार्कर में आए। The next, as per your syllabus, we have right now is कि people used to travel from one place to another। मतलब पहली चीज क्या क्या ट्रांसफर हुई थी? चाइना से आपका सिल्क ट्रांसफर होता था, दैट्स टूवर्ड्स पर्शिया। पर्शिया इज टुडेज ईरान, आज का जो ईरान है वो पर्शिया है हमारा। और तब जो है वहां से इत्र, दैट इज आपका सेंट जिसको हम बोलते हैं, सेंट, दैट यूज टू ट्रैवल। तो वहां से वो चीजें आती थी, यहाँ से ये सब चीजें जाती थी। सो दिस काइंड ऑफ एक्सचेंज वाज देयर। इनफैक्ट फूड ऑल्सो ट्रैवल। लेकिन क्या अभी हम लोगों का जो कोविड था, दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या सिर्फ चीजें ट्रांसफर होती हैं? इवन डिजीज ट्रांसफर होते हैं। एंड देयर वो मतलब कि एक पेक्यूलर चीज है कि बीमारी की वजह से अमेरिका जैसा एक देश, सदर्न अमेरिका, वहां पर स्पैनिश कुड हैव अ कंट्रोल बीमारी की वजह से। हाउ? द यूरोपियन सेलर्स डिस्कवर्ड द सी रूट टू एशिया एंड अमेरिकास इन 16th सेंचुरी। ये अमेरिकास इसलिए लिखा है क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ दोनों है। द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट नॉट ओनली हेल्प इन एक्सपैंडिंग द ट्रेड, बट ऑल्सो द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ओवर अदर पार्ट्स। क्योंकि यूरोप सबसे पहले डेवलप हुआ था, वहीं से लोग जाकर जो है अलग अलग जगहों पे रहे थे। The Europeans were the one who had conquered America, फिर अमेरिका वहां सेटल हो गए। They were the one who had gone to Australia, वहां पर जाकर सेटल हो गए। तो what happened is अमेरिका के अंदर उन दिनों में, that was not the USA का जो आज हम जानते हैं, not today's USA। उस वक्त में वहां पे क्रॉप, मिनरल्स वगैरह होते थे। सो वहां से जो सामान आता था, दैट वाज हेल्पफुल फॉर द यूरोपियंस एंड अदर पार्ट। तब एक बहुत बड़ी चीज हुई। वो हुआ क्या कि जो पोर्चुगीज थे एंड जो स्पैनिश थे, दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग अमेरिका। शुरू, बट आपको पता है ये जो कॉलोनाइजेशन था ना, दिस वाज नॉट बिकॉज ऑफ एनी, जैसे इंडिया के अंदर आकर उन लोगों ने अपना रूल रखा था, उसके बाद दे बिकेम द रूलर्स फॉर इंडिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आता है, द कॉन्क्वेस्ट was not due to the conquest was not due to arms and ammunition, but because of a disease। और क्या था? यूरोपियन जो है वहां यूरोप के अंदर स्मॉल पॉक्स जो है वो आ चुका था, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कॉन्टिनेंट। तो उसके बाद वहां से क्या हुआ, उन लोगों को, आपको पता है स्मॉल पॉक्स अगर किसी को आता है तो वो इंसान इम्यून हो जाता। देयरफॉर इम्यूनाइजेशन इन यूरोप वाज देयर। लेकिन उन दिनों में अमेरिका वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो जब यूरोपियंस वहां पहुंचे फॉर द क्रॉप्स एंड अदर्स, तो उनके साथ वो जर्म्स भी कैरी हो गए, एज आई सेड, जस्ट लाइक कोविड। एंड आप मानोगे नहीं, पूरा का पूरा वहां के जो कम्युनिटीज थे इन अमेरिका, दे गॉट वाइप्ड ऑफ, मतलब डेथ हो गई। एंड इस तरीके से जो स्पैनिश थे, दे कुड कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ये हमारा पहला आयरिश था, और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। और इसके अंदर आपका क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, इट इज नॉट आर्म्स एंड अम्यूनेशन, बट डिजीज हेल्प स्पैनिश टू कॉन्कर अमेरिका। आपका जो क्वेश्चन आता वो आता है,
This is the question. Please read the question properly. So this was not because of anything. उसी तरीके से उस वक्त में यूरोप was not as rich as it was. It also had many problems like poverty, diseases, conflicts. कई लोग जो है उनको मतलब कि बिकॉज दे फियर्ड द पनिशमेंट, तो वो लोग अमेरिका या दूसरे देशों में चले जाते थे. एंड उस उन दिनों में इंडिया एंड चाइना वर रिचेस्ट कंट्रीज. आपको पता है चाइना जो है उसने उन दिनों में अपनी एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हम कहते हैं क्लोज्ड डोर पॉलिसी. और उन्होंने 1970s में ओपन किया था ओपन डोर पॉलिसी. मींस चाइना जो है उसने अपने आप को आइसोलेट कर दिया था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड दे मतलब कि उनका मानना था फ्रॉम पिन टू प्लेन एवरीथिंग वुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड दे वुड नॉट बी हैविंग एनी कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड. वो तो बाद में प्रॉब्लम हुई थी, थोड़े से मतलब कि चेंजेस आए थे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विच इज अ वेरी बिग if you talk about that, it is a very interesting, of course, and of course a very big task कि how China opened the वो मतलब कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे माओ, उस पे उस वक्त में जिंगपिंग थे शायद, उस वक्त में ओपन डोर पॉलिसी आपका स्टार्ट हुआ. ओपन डोर का मतलब होता है देवर नाउ अलाउिंग trade between the countries. They were now allowing the other countries, other companies to manufacture in their country or to have the trade relation. आज आपको पता है China is the largest producer for all kinds of raw materials. लेकिन ये ऐसा पहले नहीं था. तो उस वक्त में उन्होंने क्लोज डोर पॉलिसी अपनाई थी. एंड इंडिया एज हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को बोला जाता था सोने की चिड़िया. सो दिस इज हाउ व्हाट वी से कि ग्लोबल वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था. व्हाट यू हैव रेड इज ग्लोबल वर्ल्ड स्टार्ट कैसे हुआ था. तो जो अर्लीस्ट आपके जो रूट्स थे वो उनमें उनको कहते थे हम लोग सिल्क रूट. And Silk Route was the one which transported silk from China to other parts. But सिर्फ इसमें silk नहीं था. Slowly gold, precious metals, food and other even हमारे religion, हमारे thoughts, हमारे ideas भी travel हुए. Like Fahin जो था, one of the very famous Chinese मतलब कि explorer, he had come to India. Ashoka के period में he had seen what is there in India. He had carried on all these हमारे यहाँ से जो हमारे इंडिया के अंदर जो भी पॉजिटिव थे उसको लेकर गया. सिमिलरली देयर वर मेनी ट्रैवलर्स हु यूज्ड टू कम थ्रू दिस रूट. तो ये एक्सचेंज हमारा रहता था. और जो मेजर फूड था उसमें नूडल्स, देन पोटैटो, टोमेटो, मेज, ग्राउंडनट, ऑल काइंड्स. एंड व्हाट हैपेंड इज कि इस ट्रैवल से पहले तो सबके पास अपना अपना होता था, लेकिन ट्रैवल होने से पोटैटोज वहां आ गए. एंड इन आयरलैंड द मतलब कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप लेड टू आयरिश फेमाइन. एंड नॉट ओनली दैट कि सिर्फ चीजें ट्रांसफर हुई थी, इवन द डिजीजेस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो दैट इज द फर्स्ट 1.3 तक जो हमारा है कि हाउ अ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एक्चुअली हैपेंड. So now let us do the same thing along with our NCERT. In the very beginning, I told you that when we talk of globalization, we often refer to an economic system. And I have already said this chapter is a prequel to globalization, which is there in our economics. लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन जो एक ये प्रोसेस था, दिस इज नॉट अ न्यू प्रोसेस. एंड यहाँ पर हम हिस्टोरिक कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे that how we were interlinked in the earlier period. All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests,
pilgrims travel from one place to another, like इंडिया के अंदर जो इंडिया का नालंदा यूनिवर्सिटी है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, एंड देन तक्षशिला यूनिवर्सिटी, दीज टू आर द ओल्डेस्ट universities, and people across the globe used to come here to take the education. अभी recently नालंदा को जो है revamp भी किया गया था. So these are some of the very oldest universities which used to have in our country. तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, it was even at that time. They carried goods, money, values, skills, invention, even germs and diseases. जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्पेनिश as early as 3000 BC, an active coastal trade linked the Indus Valley with the present day West Asia. मतलब इंडस वैली आपको पता है, ऊपर आपका कश्मीर, एंड अभी जो वेस्ट एशिया यानी कि पर्शिया वाला जो एरिया है वो पूरा. फॉर मोर देन अ मिलेनिया, ये पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका. दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, आता है एमसीक्यूज में आता है. दिस कैन कम इन द एमसीक्यू. काउरीज, काउरीज होते हैं हिंदी में, हम कौड़ी कौड़ी बोलते हैं. कौड़ी एक कौड़ी का भी नहीं है, हम बोलते हैं ना हिंदी में, एक कौड़ी का भी नहीं है. कौड़ी इज 1 पैसा. तो ये उस वक्त में एक करेंसी हुआ करता था. अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट दिस दैट इट वाज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ करेंसी. हिंदी में हम उसको कौड़ी बोलते हैं. फ्रॉम द Maldives वर फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका, एंड more than that, the disease spreading germs were also there. So how these things related? तो सबसे पहला है द सिल्क रूट. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. मतलब इसके through silk was transported. Historians have identified several silk route over land and by sea, जो मतलब कि एशिया से आपका नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, इनको कनेक्ट करता था, एंड दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड इवन बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड thrived almost till 15th century. मतलब ये कोई अभी नहीं है. इससे आप लगा सकते हो कि चाइना से जो सिल्क है, कितने मतलब कि ईयर्स बैक इट वाज देयर. The Chinese pottery also traveled the same route, as did textiles and spices from India and Southeast Asia. As I said, India के अंदर से भी चीजें जाती थी, but that was the route, and this route exists, अभी भी exist करता है. आपका चाइना, आपका लद्दाख, वो जो ऊपर मतलब कि लद्दाख वाला जो एरिया है, वो वहां से अक्साई चिन, अक्साई चिन से लद्दाख, लद्दाख से आपके अफगानिस्तान, एंड वहां से आपका पर्शिया route. In return, gold and silver flowed from यूरोप टू एशिया. वहां से गोल्ड एंड सिल्वर आता था. सो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. मीन्स अगर सामान गया था तो सामान के साथ इवन द आइडियाज ऑल्सो ट्रांसफर. अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क में आएगा तो आपको ये वाला लिखना है, दैट इज कि नॉट ओनली ट्रेड बट कल्चरल, हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज, आपके मुस्लिम्स के जो प्रीचर्स हैं, जिसके अंदर हमारे सूफी सूफी सेइंट्स जो कहते हैं, उनका ट्रैवल होना. बुद्धिज्म, इट इमर्ज फ्रॉम ईस्ट इंडिया. लेकिन आपको पता है बुद्धिज्म इंडिया के अंदर इतना नहीं है जितना कि चाइना इज अ बुद्धिस्ट कंट्री. चाइना इज अ बुद्धिस्ट कंट्री. सिमिलरली श्रीलंका fosters Buddhism. Much before all, Buddhism emerged from eastern India and spread into several directions through intersecting points on the Silk routes. बुद्धिज्म है तो इंडिया के अंदर ही. तो आपके बौद्ध जी जो थे, बुद्ध आपके इंग्लिश के अंदर है, तो ही गेव हिज फर्स्ट सरमॉन एट बनारस. लेकिन आज बुद्धिज्म इज भूटान का, चाइना का, नेपाल का, श्रीलंका का. So many countries have adopted Buddhism as their, even Thailand वगैरह में भी आपका Buddhism is there. So how it has come? कैसे हुआ? था तो वो इंडिया में ही ना. तो not only trade but also the culture, religion,
लाइक आपका क्रिश्चियन मिशनरीज उन्होंने सेटअप किए, मुस्लिम्स में दे सेटअप, देन बुद्धिज्म फोस्टर, देन द नेक्स्ट फूड, एज आई सेड, फूड के अंदर सबसे पहला तो हमारा पोटैटो। Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduce new crops to the land where they travel. जैसे हमारे यहाँ पर टी ब्रिटिश ने ही किया था, कॉफी बाबा बुदन हिल्स के अंदर जो कॉफी था, that was also introduced by the British, by the Arabs, by the Arabs. मतलब वो लोग वहां से लेकर आते थे यहाँ पर। टेक स्पेगेटी एंड नूडल, the very famous. It is believed noodles travel west from China to become spaghetti. Uh, इरा मतलब कि अगर यूरोप वगैरह में इसको स्पेगेटी के नाम से जानते हैं, एंड दे हैव द, मतलब कि उनके अलग अलग तरीके होते हैं। एंड इन नूडल्स वी हैव द रॉ फॉर्म जो चाइना से आया है हमारा। अरब traders took pasta to Sicily, an island now in Italy. And similar foods were also known in India and Japan. So the truth about their origin may never be known कि कहाँ ये चीज जो है वो ओरिजिनेट हुई। Yet guesswork suggests possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world. मतलब उस वक्त में भी ये सब चीजें थी। आज हम लोग कहते हैं कि वाह हम लोग पास्ता खा रहे हैं, फिर हम कहते हैं हो तुम तो मॉडर्न हो, लेकिन इट इज नॉट अ मॉडर्नाइजेशन, इट मीन्स इट एग्जिस्टेड दैट टाइम ऑल्सो। लाइक नो बडी नोज फ्रॉम वेयर पास्ता केम, पास्ता वैसे मतलब कि इटालियन फूड है। Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potatoes, and so on were not even known to our ancestors about 5 centuries ago. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that later known to be known as Americas. मतलब ये अमेरिका से, मतलब कि उन्होंने जब इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था तब जाकर हमें ये सब चीजें हमें पता लगी थी, और वो भी उन्होंने एक्सीडेंटली किया था। सो व्हाई वी आर टॉकिंग अमेरिका, आई हैव ऑलरेडी सेड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों को लेकर। एंड मेनी ऑफ अवर कॉमन फूड्स केम फ्रॉम अमेरिका's inhabitant, that is American Indians. Sometimes the new crops could make difference in life and death. As I said, this is the Irish famine. This is the photo given here. You can see on the right side. Europe's poor began to eat better and live longer with introduction of humble potato. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crop, hundreds of thousands died, which is called as Irish famine. पेपर का 2 या 3 मार्कर क्वेश्चन from this sector. The pre-modern world shrank greatly in 16th century after European sailors found a sea route to Asia. पहले तो आपके सिर्फ ट्रैवल थे by on foot. Even sea route was there, but it was very less. बाद में the sea routes were discovered and also successfully crossed the Western Ocean to America. For centuries before, the Indian Ocean had known a bustling trade with goods, people, knowledge, custom crisscrossing its water. उससे पहले तक India was the one which was rich in all these kinds of things. The Indian subcontinent was central to these flows and crucial point in their network. The entry of the Europeans helped expand or redirect some of the flows towards Europe. तभी तो हमारे यहाँ पर जब यूरोपियंस आए थे तो वी एक्चुअल जो हमारा स्टार्ट हुआ था दैट वाज ओनली टू
expand our trade. India was the largest exporters of textiles, cotton, spices, muslin. आपके जैसे जो आपका केरला वाला जो एरिया है दैट वाज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड, क्योंकि वहां से आपकी जो है काली मिर्च दैट यूज टू, देन मछलीपट्टनम दैट इज इन आंध्र प्रदेश, दैट वाज वन ऑफ द फेमस पोर्ट। मतलब उन दिनों में दीज पोर्ट्स वर वेरी वेरी prominent. I'm talking about the pre time when these things were not there, when America was not America. The America, Europe was not as rich as it was. But in India, from India, the trade used to be there. We had many ports, many centers. हमारे यहाँ पर बड़े सारे centers थे जहां से अलग अलग चीजें जाती भी थी और आती भी थी. Before its discovery, as I said, America had been cut off from the regular world for millions of years. कोई नहीं जानता था वहां पर एक अमेरिका है. दैट वाज कोलंबस जिसने एक्सीडेंटली वो इंडिया डिस्कवर करने जा रहा था, उसने वहां पर डिस्कवर कर दिया था. बट फ्रॉम द 16th century, its vast land, its abundant crop and minerals began to transform trade. और जब उसकी डिस्कवरी हुई तो लोग वहां पर जाने की कोशिश करने लगे, वहां से सामान, वहां के रिसोर्सेज को यूज करने की कोशिश करने लगे. Precious metals, particularly silver from mines located in present day Peru, Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia. ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन, बहुत आया हुआ. It is many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. मतलब कोई नहीं जाता. Fabled मतलब it is a city which is said to be in the fables, in the stories. तो कहा जाता है, लीजेंड्स मतलब कहानियां. स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका's fabled wealth. मतलब देयर वर स्टोरीज कि भाई अमेरिका के अंदर तो बहुत गोल्ड है, बहुत सारा है. और एक ऐसी ही एक मतलब की स्टोरी थी अबाउट अ प्लेस कॉल्ड एल डोरेडो. आपके पेपर में आता व्हाट इज एल डोरेडो, आपको लिखना है द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड. आपको यही आंसर लिखना है, एमसीक्यू में आएगा. ठीक है. नाउ as I said, it was not the ये वाला guns could not be brought or captured against England, but diseases such as smallpox to which conquerors were mostly immune. ये आपके पेपर में आता है, आया है मतलब, sorry. The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. European conquest was not just a result of superior firepower. मतलब कोई लड़ाई नहीं थी. It was a biological. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military power, it was the germs. अभी आपको मैंने समरी में बताया था कि it was the germs and that was of smallpox. Because of their long isolation, क्योंकि अमेरिका तो पहले कोई जानता ही नहीं था, तो वहां के जो लोग थे दे हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट द डिजीज विच केम फ्रॉम यूरोप. आगे आगे जब आप पढ़ोगे ना, ऐसा सेम आपका रिंडर पेस्ट भी है. सिमिलरली द रिंडर पेस्ट इज देयर, बट रिंडर पेस्ट वाज फॉर द कैटल. रिंडर पेस्ट जो बीमारी है वो कैटल की थी, विच कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ द हॉर्स फ्रॉम अफ्रीका, जिसने घोड़ों को मार डाला था. बिकॉज ऑफ द स्मॉल पॉक्स particularly proved a deadly killer. Once introduced, it spread deep into the continent. Once introduced मतलब जब वहां पर लोग गए इन बीमार मतलब कि इन जर्म्स के साथ, यूरोपियंस को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो इम्यून हो गए थे, लेकिन अमेरिकन को इम्यूनिटी नहीं थी. सो इट किल्ड एंड डेसिमेटेड द होल कम्युनिटी, पेविंग द वे फॉर कॉन्कस्ट. वहां के सारे लोग मर गए, इन लोगों ने वहां पे जो है दे हैड मेड देयर वे. गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड. अब भाई अगर कोई गन से आपको अटैक करता है तो आप उसको मतलब कि आप दूसरा गन लेके उनके सामने यू कैन अटैक देम, यू कैन काउंटर अटैक देम, बट नॉट द डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स टू विच कॉन्करर्स वर मोस्टली इम्यून. लेकिन आप बीमारी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते.
और इसी वजह से व्हेन बीमारी आई तो द कम्युनिटी जो है और इन अमेरिका कंप्लीटली वाइप्ड ऑफ। जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर लिखा था और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस हैं और इसका आंसर वही आपका स्मॉल पॉक्स वाला है। Until the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded, deadly diseases were there, religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Dissenters मतलब उस वक्त में आपके, अगर आप अभी आप प्रिंट कल्चर पढ़ोगे, व्हेन यू विल बी रीडिंग प्रिंट कल्चर, इट इज कॉमन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो प्रिंट कल्चर के अंदर देयर इज वन पोर्शन जिसके अंदर आपके हैं मार्टिन लूथर किंग। He was the one who did not accept the old Roman Catholic और उन्होंने लिखा था 95 theses. He had written 95 theses. तो जो लोग इनको मानते थे उनको हम लोग जो है प्रोटेस्टेंट्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही कई लोग पहले भी हुआ करते थे, दोज हु डिड नॉट बिलीव इन द आइडियाज जो उनके ऊपर थोपा जाता था। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, इट वॉज मोर, जो आपके रिलीजियस लीडर्स होते थे उनकी बात ज्यादा सुनी जाती थी। तो जो लोग उनके अगेंस्ट होते थे उनको हम बोलते हैं डिसेंटर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? डिसेंटर्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे यूरोप में जो रिलीजियस मतलब की चीजों को मानते नहीं थे, तो देयर फोर दे वर पनिश्ड। और पनिशमेंट से बचने के लिए दे वुड फ्लेड टू अमेरिका। वो लोग वहां से अमेरिका चले गए थे। दैट इज वाई अगर आप देखोगे ना तो इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज। English is the common language because they are the people who had moved from this area to that. Here, by the 18th century, plantations worked by slave captured Africa. आपको अगर 9th standard का याद हो, if you remember 9th standard, uh, there was one triangular slave trade in France, if you remember it. वहां पे क्या था, जो just if I just make a small one, हंसना तो हंसो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, that's your part. This is Europe, this is America, and this is Africa, right? So this was Europe, this was America, and this was Africa. तो यूरोप के अंदर एज अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यूरोप ने कई एरियाज को कॉलोनाइज कर रखा था अमेरिका के अंदर। मतलब वो उनका पार्ट था, वो उनका एरिया था। बट यूरोपियंस डिड नॉट वांट टू गो हेयर जहां कॉफी, शुगर ये सब ग्रो होता था। अब उनको चाहिए था कोई ऐसा, मतलब कुछ ऐसे लोग जो यहाँ पर उनके इन प्लांटेशन पे काम करें। क्या किया जाए? तो यूरोप के जो मर्चेंट्स थे उन लोगों ने दे मेड अ वे, दे वेंट टू अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका वाज वेरी पुअर इन सम एरियाज। वहां से दे वुड बी बाइंग द स्लेव, वो वहां से स्लेव्स को खरीदते थे। जो गरीब लोग होते थे वो स्लेव्स होते थे, उनको बेचते थे। एंड देन दे वर डिपोर्टेड इन द शिप, उनको शिप में डिपोर्ट करके यहाँ भेज दिया जाता है। दिस वॉज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। So this is what they say कि by 18th century plantation workers by slave captured in Africa were growing cotton and sugar for European market। ये यही चीज बता रहे हैं, the triangular slave trade। मतलब it was because of the Africans। और अभी भी अगर आप देखोगे कैरिबियन आइलैंड्स which is right now called as West Indies, आप अगर वहां के बेस्ट आगे पढ़ोगे, दिस इज ऑल देयर इन द चैप्टर, देन आप वहां के जो बेस्ट आपके प्लेयर्स पढ़ोगे ना, सम ऑफ देम हैव देयर रूट्स टू अफ्रीका, सम ऑफ देम हैव देयर रूट्स टू इंडिया। व्हाई डू दे लुक लाइक अफ्रीकन्स? दिस इज बिकॉज उनके जो एंसेस्टर्स थे, दे हैड बीन डिपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू दीज कैरिबियन आइलैंड्स।
तो ये लोग वहां काम करते थे until well into the 18th century. China and India were among the world's richest country. India was called as Sone ki chidiya, golden bird. They were also preeminent in Asian trade. However, from 15th century, China is said to have restricted overseas contact and led to isolation, which they say as closed door policy. China's reduced role, चाइना बंद हो गया, अमेरिका और इंडिया के अंदर बाय 19th सेंचुरी यूरोपियंस आ गए, दैट इज ब्रिटिश भी आ गए, एंड अमेरिका जो है दैट मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड वेस्टवर्ड, यूरोप नाउ इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ वर्ल्ड, और ये एक मतलब कि रीजन था जिसकी वजह से यूरोप एंड अमेरिका जो है इट स्टार्टेड डेवलपिंग ऑन इट्स ओन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाउ द ग्लोबल वर्ल्ड, आज जो हम जिस वर्ल्ड को जानते हैं, आज हमारे लिए यूएस इज वन ऑफ द लीडिंग डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोप कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स, बट हाउ इट बिकेम, वाज इट द सेम? नो. शुरू शुरू में सिर्फ ऐसा ही होता था, बट लेटर ऑन व्हेन चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर दिया, देन यूरोपियंस का मार्केट बढ़ गया, दे यूज टू ग्रो शुगर एंड मतलब की जो कॉफी वगैरह, देन दे सोल्ड इट इन द मार्केट. अमेरिका वाज अ ग्रेन बैंक, उनको वो जो है वो ग्रेन बैंक बन गए, दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द थिंग्स, और इस तरीके से व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड द डेवलपमेंट, एंड देन ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ऑल्सो देयर वर सर्टेन चेंजेस, उसकी वजह से भी इन लोगों को जो है दे हैड बीन बेनिफिटेड. सो दैट इज हाउ द प्रेजेंट ग्लोबल वर्ल्ड का जो मतलब कि हम कहते हैं ना, हर एक बिल्डिंग की सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? नीड, द फाउंडेशन. सो द फाउंडेशन ऑफ टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड goes back to this era, which we call as making of a global world.